वेल, बजट 2023 पेश हो चुका है और बजट के फाइन प्रिंट को थोड़ा समझते हैं। ऑफ कोर्स ओवरऑल देखने में इंडस्ट्री का कहना है ये एक प्रोग्रेसिव बजट है, एक फ्यूचरिस्टिक बजट है, कंसिस्टेंट है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। लेकिन इस वक्त जो सरकार की सोच है टुवर्ड्स रेवेन्यू, और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ आवर कंट्री मिस्टर संजय मल्होत्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह से बजट पेश किया गया, आई थिंक एक बात तो तय है कि लोग मान रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो एक कंसिस्टेंट रोड मैप ग्रोथ की तरफ दिखाया, उसी की कंटिन्यूटी हमने इस बजट में भी देखी, विच इज़ अ गुड साइन सर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड आपने इस बार और बढ़ाया है, विच शोज़ की कमिटमेंट हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की तरफ और बढ़ा रहे हैं। तो खर्चे तो बताए हैं, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी सर, रेवेन्यू स्ट्रीम्स आपके लिए कहाँ कहाँ होगी, कैसे आप जो एक फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ आपने सेटअप किया है उसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, जहाँ तक रेवेन्यू की बात है तो मुख्यतः डायरेक्ट टैक्सेस में कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स वो आधा आधा आता है रफली, एंड डायरेक्ट टैक्सेस रफली वो आधे होते हैं ऑफ द टोटल टैक्सेस। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी लगभग बराबर बराबर होता है। इनडायरेक्ट में मुख्यतः जीएसटी से आते हैं और जीएसटी के अतिरिक्त कस्टम से हमारे पास लगभग 2 लाख करोड़ रुपया वहाँ से आता है। और कुल मिलाकर के जो इस अगले वर्ष में जो एस्टिमेट्स दिए गए हैं, वो जो हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है उसी के अनुपात में ही, जैसे कि 10.5% का अनुमान लगाया गया है कि जीडीपी ग्रो करेगी इस बजट के द्वारा, तो जो टोटल जो टैक्सेशन है वो भी 10.5% ही, रेवेन्यूज़ में भी उतनी ही ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। ओके, सो इस बेसिस पे अनुमान लगाए गए हैं जो आप कह रहे हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो हमने जो टैक्सेशन की रैशनलाइजेशन की है, 8 साल में पहली बार ये चेंज आया है, मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ मिडिल क्लास। आई थिंक ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को एड्रेस किया गया है। हम हमेशा से फाइनेंस मिनिस्टर को ये सवाल पूछते थे, इस बार खुशी ये है कि आपने इस चीज़ को महत्व देकर एक नई स्कीम की बात की है, न्यू टैक्स रिजीम जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, और वो डिफ़ॉल्ट स्कीम आप कह रहे हैं हो जाएगी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए सर, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है जो 7 लाख तक की इनकम कमाता है, तो उसके लिए ये बात हो गई कि उसको एक कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और जो पिछली स्कीम थी जिसमें आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं, जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है, ओल्ड स्कीम जिसको कह रहे हैं, वो अब इवेंचुअली फेज आउट होगी। तो क्या ये नई स्कीम बेहतर है? क्यों आप कह रहे हैं ये बेहतर है? थोड़ा हमारे दर्शकों को ये समझाइए। देखिए, सरकार की तरफ से ये एक काफ़ी समय से ये स्कीम जो है 2019 में लाए थे, तो तब से, और साथ ही साथ ये पर्सनल इनकम टैक्स की स्कीम है, उसी प्रकार से कॉर्पोरेट्स के लिए भी एग्जेम्पशन फ्री एक टैक्सेशन की स्कीम लाए, जिसके अंदर में उनको 22% विदाउट एनी एग्जेम्पशंस, अदरवाइज 30% की रेट है, विद एग्जेम्पशंस, विदाउट एग्जेम्पशंस उनको 22% की टैक्स रिजीम कॉर्पोरेट्स के लिए लाए। उसी प्रकार से पर्सनल इनकम टैक्स में भी विदाउट एनी एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस ये स्कीम पहले लाए थे जी। तो वो ये 5 लाख तक की थी जी। वो, हाँ, उसमें 5 लाख था और उसमें और भी कई सारे पूरे टैक्स रेट्स थे, ग्रेडिंग्स थी, हाँ, ग्रेड स्लैब। इनकम वाइज जो है 2.5 तक कुछ इनकम टैक्स नहीं था, 5 लाख तक की रिबेट थी, 2.5 से 5% था, 5 से 7.5 पे 10% था, 7.5 से 10 15%, और इस तरह से करते हुए 6 स्लैब्स थे और 5% का टैक्स उसमें बढ़ाया गया था, और 30% हो जाता था 15 लाख के ऊपर से। तो ये रिजीम तो पहले से ही थी जी। अब उसी स्कीम में इस बार बदलाव किए गए हैं। जो भी बदलाव किए गए हैं, पहली बात, वो नई रिजीम में ही किए गए हैं। तो सरकार की बिल्कुल यही मंशा है कि हम एग्जेम्पशन फ्री टैक्सेशन में बढ़ें और टैक्सेशन को एक इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स या अन्य तरीके के लिए हम उसमें यूज़ न करें। अब इसमें जो लाभ जो होगा, हाँ, निश्चित रूप से
सभी आय वर्ग के लोगों को, आप देखिए 7 लाख रुपए तक के तो वैसे ही किसी को टैक्स नहीं देना है। वहाँ पे पिछली जो ओल्ड स्कीम है उसमें 5 लाख रुपए के ऊपर 5 से 7 लाख तक के लोगों को टैक्स देना पड़ता है, और अगर वो टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो उनको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो 7.25 लाख पे 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट यदि वो करते हैं तभी वो 5 लाख पे आते हैं और उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो सर ये सरकार चाह रही है कि स्पेंड करें, सेविंग्स को इतना महत्व ना दिया जाए। हमारा दीर्घकालीन एक व्यू है, अच्छा, वो ये है कि हम एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम में की ओर हम लोग बढ़ें। ये नहीं कि 1.5 लाख रुपए का एटीसी में बेनिफिट है, 50,000 का बेनिफिट एनपीएस में और एटीडी में, कंप्लायंस थोड़े ये सब कम, इंश्योरेंस में आप करोगे तो इतना आपको जो है टैक्स में बेनिफिट हो जाएगा, कुछ और करोगे तो इतना बेनिफिट हो जाएगा। आपको सब कुछ वो याद रखना पड़ता है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी टैक्सेशन के ऊपर में डिपेंडेंट रहता है। तो उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन। तो अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो नेचुरली वो रेजीम, यदि या तो हमारे पास में एक तरीका ये है कि हम कहें कि नहीं, हम जो है पुरानी स्कीम से बिल्कुल हट जाते हैं, वो सरकार ने नहीं कहा है। ये कहा है कि नई स्कीम जो है हमारे लिए किस प्रकार से हम बेहतर बना सकते हैं, तो वही इस स्कीम में हमने किया है। ग्रेजुअली गोइंग फॉरवर्ड, होपफुली दिस स्कीम विल बिकम द मेन स्टे इफ वी कंटिन्यू ऑन दिस पाथ। ठीक है, आपने लोगों को चॉइस दी, आपने ये नहीं कहा कि भाई हम हटा रहे हैं, लोग अपने आप देख लें, समझ लें, आपको दोनों ऑप्शन है जो आपको लेना हो, फॉर देम टू अंडरस्टैंड। आई थिंक वो फेयर एक बात की। अगर हम टैक्सेशन की हम बात कर रहे थे और कुछ चीज़ों में जैसे एक इंश्योरेंस की सर बात हुई है, वहाँ पर जो टैक्सेशन की बात की है वो लोगों ने थोड़ा समझा नहीं उसको ठीक से, और उसका क्या मूल्य कारण है। उससे पहले आप इंश्योरेंस पे आए, मैं ये बात आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नई स्कीम को और पुरानी स्कीम को सब लोग जब तुलना करेंगे तो बेसिकली वो ये देखेंगे कि हमारे को पुरानी स्कीम में इन्वेस्टमेंट या डिडक्शन कितना करना है। करेक्ट। तो 15 लाख रुपए में जो वहाँ पे जो टैक्स बनता है, इस स्कीम में जो टैक्स बनता है और पुरानी स्कीम में जो टैक्स बनता है, वही टैक्सेशन रेट लेने के लिए उनको 3,75,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट या डिडक्शन उनको लेना पड़ता है 15 लाख में। तो वो सीधे वो समझ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है। क्या हम 3,75,000 के डिडक्शन ले सकते हैं जो 15 लाख या 15 लाख से ऊपर है। जो 7.25 लाख पे हैं, उसी तरह से मैं बताना चाहूँगा, जो 7 लाख तक हैं वो तो देखिए निश्चित रूप से बेहतर है, हो गया। हाँ। जो 7.25 लाख पे हैं, यदि वो 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं पुरानी योजना में या डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए पुरानी स्कीम ज़्यादा बेहतर है। यदि वो 1.5 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1.5 लाख से यदि कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो सर तो नई स्कीम बेनिफिशियल है। सिमिलरली 15 लाख की अगर इनकम है तो 3,75,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपके लिए, तभी आपके लिए पुरानी स्कीम बेनिफिशियल है। और 9 लाख पे उसी तरह से ये आंकड़ा, यदि मुझे ध्यान पड़ता है, 2 लाख और 82,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए है, अब 9 लाख में 2.5-3 लाख रुपए की सेविंग करना निश्चित रूप से काफ़ी मुश्किल होगा। तो नई जो स्कीम है उसके अंदर में ही उनको अधिक बेनिफिट होगा। ओके, तो आपने दोनों चॉइस दिया। आई थिंक ये बात लोग अप्रिशिएट करेंगे कि आपने कुछ फोर्स नहीं किया है, आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लें। सर इंश्योरेंस पे बात करें। इंश्योरेंस पे जो आपने कहा है, देखिए अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि हम एग्जेम्पशन की स्कीम से आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस में हमने ये कहा है कि इंश्योरेंस से आपकी जो भी इनकम आती है, क्योंकि इंश्योरेंस हमारे यहाँ पे, जैसा कि कुछ अन्य देशों में भी है, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ही देश में है, हमारे देश में और कुछ अन्य देशों में इस प्रकार का सिस्टम है कि इंश्योरेंस के साथ साथ हम सेविंग्स का भी प्रोडक्ट लेते हैं, केवल टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते। तो सरकार का जो मोटिव जहाँ पर इंश्योरेंस को बेनिफिट देने का है और वो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन सेविंग्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओल्ड रेजिम में भी हमने कुछ तब्दीली नहीं की है, बिल्कुल। तो उसी के अनुरूप यहाँ पे अब इंश्योरेंस में 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा
सबसे पहले ये कि जो प्योर इंश्योरेंस जो है, जो टर्म इंश्योरेंस है, जिसमें मृत्यु के ऊपर पे डिपेंडेंट को इनकम को जो है सम अश्योर्ड या इंश्योरेंस का अमाउंट 100%, मिलता है, हाँ। उसके ऊपर में कोई भी बदलाव नहीं ओके। है। तो दैट इज टर्म इंश्योरेंस पर कोई बदलाव ठीक सर। दूसरी चीज़, यदि किसी व्यक्ति ने पहले से इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ ले रखी हैं और नेचुरली उनको अगले वर्ष भी उसका प्रीमियम देना होगा, उसके अगले वर्ष भी देना होगा, क्योंकि वो भी जो है लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन होती हैं, तो उनके ऊपर में भी इवन इफ उनका 5 लाख रुपए से ऊपर का प्रीमियम होता है तो उनके ऊपर में भी हमने ये नई कोई चेंज या कोई टैक्स हमने नहीं लगाया। चेंज हमने केवल जो नई अगर कोई पॉलिसी लेता है 5 लाख रुपए से ऊपर की, जिसके अंदर सेविंग्स से उसको रिटर्न्स मिलते हैं स्वयं को, इंश्योरेंस के अलावा। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस तो बेसिकली है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, डेथ होता है, सो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सीडेंट इंश्योरेंस और अदर हेल्थ इंश्योरेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। तो उसमें अगर उसको स्वयं को अगर कुछ पैसा मिलता है, उसके ऊपर में हमने ये टैक्सेशन होगा यदि 5 लाख रुपए से ऊपर का वो प्रीमियम दे रहा है। अब 5 लाख रुपए से ऊपर का प्रीमियम देगा कौन? वो इसी प्रकार के व्यक्ति देंगे जो कि बहुत हायर इनकम ग्रुप्स में हैं। मैं आपको बताऊं कि जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर स्कीम है LIC की, LIC का लगभग 65% शेयर है, तो LIC की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है, जीवन लाभ उसका नाम है, उस योजना में अगर 35 वर्ष का कोई व्यक्ति 25 साल की पॉलिसी लेता है विद सम एश्योर्ड ऑफ 1 करोड़, एंड दैट इज नॉट प्योर टर्म इंश्योरेंस, वो 1 करोड़ उसको वापस मिलेगा विद रिटर्न, विद एन एप्रिसिएशन, विद एन इंटरेस्ट रेट, जो भी वो देते हैं, हाँ, वो 6 साढ़े 6% बोनस वगैरह, 5-6% का वो रिटर्न उसके ऊपर में मिलता है। उसका प्रीमियम आता है 4,80,000 रुपए लगभग, विच इज लेस देन 5 लाख रुपीज। तो आपने वो एक कैप 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस, एंड इट्स नॉट ओनली इंश्योरेंस, उसके साथ साथ सेविंग्स भी है उसमें, उसको तो हमने वैसे ही कर मुक्त किया। दूसरी सोच समझ के आपने ये कैप करी है। दूसरी चीज आपके दर्शकों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है जी, 5 लाख तो हमने इसमें किया है, उसके अतिरिक्त 2.5 लाख की सीमा उनको ऑलरेडी हमने यूलिप में दी हुई है। तो 5 लाख यहाँ है, अच्छा, 2.5 लाख की आप अगर और पॉलिसी लेते हो तो 50 लाख का आपको इंश्योरेंस आप वहाँ भी ले सकते हैं। वंडरफुल। तो इस तरह से जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं उनके ऊपर में कोई असर नहीं पड़ेगा। एक आपको स्टैटिस्टिक्स और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, आपके दर्शकों को। LIC के 16 करोड़, लगभग 16 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, सबसे ज़्यादा है 16 करोड़। उस 16 करोड़ में 5 लाख रुपए से ऊपर के कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं? सर ज़्यादा तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। 1.97 लाख ओनली, विच इज 0.12%, मतलब 1,000 में 1.2। ओके, गॉट इट, फेयर इनफ। तो ज़्यादातर लोगों को इससे असर नहीं है, बट जो आपने बताया उसका रैशनल और उसका एक्सप्लेनेशन, मैंने ऑनलाइन गेमिंग पर भी सर आपसे समझना था, जो टैक्सेशन की बात हुई है, उसको कैसे समझाएंगे, किस तरह से सरकार की डायरेक्शन होगी इस पर? ऑनलाइन गेमिंग में देखिए, आज के दिन में जो व्यवस्था थी टैक्सेशन की, 2 बिंदु हैं इसमें, एक टैक्सेशन का बिंदु है और दूसरा TDS का बिंदु है। तो जो टैक्सेशन और TDS दोनों वर्तमान की व्यवस्था में प्रत्येक विनिंग के ऊपर में, आपने एक गेम खेली, आप उसमें जीत गए, आप मान लीजिए 1,000 रुपये आप जीत गए, तो वो 1,000 रुपये के ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ता था 30%। करेक्ट। लेकिन आप एक ही गेम खेल करके तो आप रुकते नहीं हैं, ऑनलाइन गेम में तो वो आपका चलता रहता है, और करेक्ट, आपका अकाउंट होता है, उस अकाउंट में आपका पैसा बना रहता है। आप यू प्ले अ सीरीज ऑफ गेम्स, तो आपने एक गेम जीती, 1,000 रुपये आप जीते, अगली गेम आप हार गए,
आप 50 रुपये हार गए, फिर आप और करते करते Fair कुछ enough, हारे correct, कुछ जीते। correct. तो पहले अभी वर्तमान में 1,000 रुपये जो आप जीतते हो उस पर टैक्स लगता है, लेकिन जो आप हारते हो वो उसका सेट ऑफ आपको नहीं मिलता। अब हमने ये किया है कि आपको उसका सेट ऑफ मिलेगा, लेकिन वो सेट ऑफ आपको जब आप पैसा निकाल रहे हो, हम कब तक देखेंगे हम, जब आप पैसा अपने अकाउंट से निकालते हो, नंबर 1, या तो तब आप निकालते ही नहीं हो तो हम साल के अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में देखेंगे। दूसरी चीज़ जो TDS की थी वो हमने 10,000 रुपये से ऊपर की जो विनिंग्स थी उसके ऊपर में TDS रखा था, वो अब हमने समाप्त कर दिया। ओके, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग, तो ये 2 हमने बदलाव किए हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि सभी जो ऑनलाइन गेमिंग के जो उपभोक्ता हैं उनको ये एक राहत मिलेगी, फॉर श्योर। आई थिंक ये आपने थोड़ा इसको बैलेंस करने की कोशिश की, जो हारे तब ज़्यादा नुकसान ना हो, किसी तरह से उसकी भरपाई हो। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मिस्टर अनंत नागेश्वरन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने बात की थी इकोनॉमिक पॉलिसी सर्वे, हाईलाइट था सर, एक तरह से हमें रोड मैप दिखा जिस डायरेक्शन में सरकार जा रही है, ग्रोथ क्लियरली ओवरआर्चिंग थीम है, जो फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ डिफाइन किया गया है। वेल, लोग मान रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं पॉसिबल हो पाएगा, बट द जर्नी फ्रॉम हियर, how does it look, sir, and what is the possible challenges that you are looking journey from here to what, to for fiscal consolidation? Sir. Huh? Yes, sir. No, I think